Hello everyone, welcome to Pharma User. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on rheology. It is part 2. We'll discuss about the various types of fluid, that is various Newtonian as well as non-Newtonian fluids. So let's start with first of all Newtonian fluids. As already in part 1 I have discussed about the introduction, that is what is rheology, and then Newton's flow law, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है. देन विस्कोसिटी का ओवरऑल इंट्रोडक्शन जो है, हाउ विस्कोसिटी इज़ लिंक्ड विथ फ्लो, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है. लिंक मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन सी. सो बेसिकली अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि न्यूटन्स का जो इक्वेशन है, न्यूटोनियन फ्लो का जो इक्वेशन है, न्यूटन्स लॉ फॉर फ्लो का जो इक्वेशन है, उसको कौन फॉलो करता है. उसे जो फॉलो करता है दे आर न्यूटोनियन फ्लूइड. एंड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फ्लो जो होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो जो है, उसे जो फॉलो नहीं करता है दे आर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. सो बेसिकली आपका क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो होता है उनके केस में विस्कोसिटी बिल्कुल कांस्टेंट होता है. दैट इज़ जो भी फ्लूइड्स न्यूटोनियन नेचर को फॉलो करते हैं, दैट इज़ न्यूटन्स लॉ ऑफ फ्लो को जो फॉलो करता है, जनरली उसका विस्कोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है. वाइल जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स हैं उनमें क्या होता है, शियर स्ट्रेस या शियर फोर्स अप्लाई करने से उसके अकॉर्डिंग विस्कोसिटी भी चेंज होता है. दैट इज़ नॉन न्यूटोनियंस का विस्कोसिटी फिक्स नहीं होता है, वेरियस स्ट्रेस कंडीशंस में उनका विस्कोसिटी चेंज होता है, वेर एज न्यूटोनियंस फ्लूइड में नहीं होता है. सो शियर स्ट्रेस, रेट ऑफ शियर, ये सारी चीज़ों भी ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस किया है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द न्यूटोनियन फ्लूइड. सो बेसिकली न्यूटन फर्स्ट वो पर्सन रहा है जिसने कि फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को स्टडी किया एंड फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड को क्वांटिटेटिव टर्म में डिराइव किया. दैट इज़ इसके बेसिस पर आप जो है क्वांटिफाई कर सकते हो आपके फ्लो को, दैट इज़ कैलकुलेट कर सकते हो पर्टिकुलर लिक्विड कितना फोर्स लगाने से किस स्पीड के साथ फ्लो करेगा एंड ऑल दैट थिंग. दैट इज़ एक्यूरेट वैल्यू जो कैलकुलेशन होता है वो न्यूटोनियन के द्वारा ही, न्यूटन ने ही एक्चुअली उस फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को क्वांटिफाई किया. एंड दस जो भी लिक्विड जो है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करते हैं, दैट इज F इज इक्वल्स टू ईटा जी, दैट इज विस्कोसिटी इंटू रेट ऑफ शियर, एंड F आपका शियर स्ट्रेस, जो कि इक्वेशन 1 मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है पार्ट 1 में. सो उन्हें कहते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, एज आई ऑलरेडी टोल्ड. सो इनका रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है जनरली आपका जब ग्राफ क्रिएट होता है तो यहाँ पे चेंजेस जो आता है वो शियर स्ट्रेस के साथ साथ रेट ऑफ शियर में चेंजेस आता है. विस्कोसिटी एज इट इज़ रहता है, दैट इज़ F एंड G टर्म जो है वो आपका चेंज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जैसा जैसा आप F चेंज करते हो, दैट इज़ रेट ऑफ शियर, आपका शियर स्ट्रेस जैसे चेंज करते हो, आपका G जो है कैपिटल G, दैट इज़ रेट ऑफ शियर, वो चेंज होता है. बट ईटा दैट इज़ विस्कोसिटी जो है वो एज इट इज़ कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है न्यूटोनियन फ्लूइड में. दस यहाँ पर हमें जो है लीनियर ग्राफ आपका जो है मिलता है. सो द प्लॉट फॉर न्यूटोनियन लिक्विड, जनरली जो न्यूटोनियन लिक्विड को फॉलो करते हैं दे आर जनरली वाटर, सिंपल सॉल्यूशंस एंड ट्रू सॉल्यूशंस, डाइल्यूट सस्पेंशन और डाइल्यूट इमल्शंस में जनरली देखने को मिलता है. डाइल्यूट मीन्स जहाँ पर आपके सस्पेंडेड पार्टिकल्स काफ़ी कम अमाउंट में मौजूद हो, या इमल्शन जिसमें जो एक और लिक्विड रहता है वो बहुत कम ही मात्रा में रहे, दैट इज़ डिस्पर्स्ड फेज काफ़ी कम मात्रा में डाइल्यूटेड रहे. एंड अदरवाइज ट्रू सॉल्यूशंस या फिर प्योर कोई लिक्विड कंपोनेंट्स में ही आपको ये सब देखने को मिलेगा, लाइक सिंपली वाटर्स में. सो एज यू कैन सी द ग्राफ, आप देख सकते हो दैट इज़ रेट ऑफ शियर एंड शियर स्ट्रेस के बीच में जो ग्राफ क्रिएट हो रहा है वहाँ पे एक लीनियर स्ट्रेट लाइन बन रहा है. दैट इज़ यहाँ पर स्ट्रेस जैसा जैसा आप बढ़ा रहे हो वैसा वैसा रेट ऑफ शियर आपका बढ़ता है. जिसका जितना विस्कोसिटी है स्टार्टिंग पॉइंट से वो विस्कोसिटी एज इट इज़ मेंटेन रहता है, विस्कोसिटी में कोई फ़र्क नहीं आता है. आपके दो फैक्टर्स F एंड G ही आपका चेंज होता है. एंड ये जो आपका स्लोप है दैट रिप्रेजेंट द फ्लूइडिटी ऑफ द लिक्विड, दैट इज़ स्लोप से आपको फ्लूइडिटी पता चलता है, दैट इज़ किस तरह से वो फ्लो करता है. आपका ये स्लोप लीनियर आएगा, बट डिपेंडिंग ऑन द विस्कोसिटी आपका ये स्लोप का जो लाइन है थोड़ा सा नीचे झुक कर हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर आपका उठ कर रह सकता है.
सो वो डिपेंड करता है कि कितना गाढ़ा आपका लिक्विड है. सो फ्लूइडिटी को ये रिप्रेजेंट करता है बेस्ड ऑन अ फिक्स्ड विस्कोसिटी. किसी लिक्विड का विस्कोसिटी अगर ऑलरेडी गाढ़ा है तो ऑब्वियसली आपको फोर्स थोड़ा और ज़्यादा लगा करके आपको जो है फ्लो कराना होगा, तब जाकर वो फ्लो करेगा. कोई अगर लेस विस्कस है आपके नॉर्मल न्यूटोनियन फ्लूइड, तो लेस विस्कस है तो आप ज़रा सा फोर्स लगाओ, वहाँ पर जो है आराम से वो अपना फ्लो करने लगेगा. दस इसे इक्वेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपका जो है फ्लूइडिटी इज इक्वल्स टू 1/eta. आपका फ्लूइडिटी 1/eta से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि आपका वो स्लोप लाइन है. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी से अगर रेट ऑफ शेयर का आप बात करो, विस्कोसिटी जैसा कि मैंने बताया है ये कांस्टेंट रहता है. दस विस्कोसिटी एंड रेट ऑफ शेयर में अगर आप लाइन देखो तो स्ट्रेट लाइन आपको जिस देखने को मिलता है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि विस्कोसिटी एज इट इज़ है. जैसे जैसे आपका बस आप फोर्स लगाते हो तो वो अपना जो है स्पीड चेंज करता है, तो स्पीड आगे बढ़ता जाएगा. लेकिन विस्कोसिटी जो है आपका स्पीड मतलब मोशन जो है वो अपना बढ़ते जाता है फोर्स के अकॉर्डिंग. बट विस्कोसिटी जो है एज इट इज़ एक समान वैल्यू में अपना मेंटेन रहता है. दैट इज़ विस्कोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है. सो नेक्स्ट देन टॉकिंग अबाउट वेरियस न्यूटोनियन फ्लूइड्स, जिनका कि आपका टेबल में आप देख सकते हो 20 डिग्री सेल्सियस में उनके वैल्यूज़ गिवन है. लाइक एसीटोन का 0.32, इथेनॉल का आपका 1.19, वाटर का 1. इस तरह से आपके विस्कोसिटीज़ है. कैस्टर ऑयल जो कि गाढ़ा है, बिकॉज मैंने बताया प्योर लिक्विड्स के बेसिकली आपका जो है वो न्यूटोनियन फ्लो को ही शो करेगा जनरली. लाइक कैस्टर ऑयल आपका जो है इसका विस्कोसिटी सेंटीपॉइज दैट इज़ 1000 सेंटीपॉइज है. वही वाटर का जो है आपका 1 है. एसीटोन, इथेनॉल, ये सब एसीटोन बेसिकली जो है वो आपके काफ़ी लाइट होते हैं, उनका विस्कोसिटी काफ़ी कम होता है, तो 0.32 आप देख सकते हो. तो इस तरह से वेरियस आपके लिक्विड्स का सेंटीपॉइज में जो है आपका दिया हुआ है. जनरली मैंने बताया था क्यों सेंटीपॉइज ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बिकॉज वाटर जो है उसका 1 सेंटीपॉइज वैल्यू है. एंड क्योंकि वाटर को एक आइडल लिक्विड, मोस्टली आपका कॉमन लिक्विड आइडल लिक्विड्स माना जाता है, एंड दस वाटर का क्योंकि 1 सेंटीपॉइज है, इसी वजह से अगर वाटर को आप सेंटीपॉइज की जगह पॉइज के टर्म में लाओगे तो वो 0 पॉइंट आपका जो है मीन्स उसका पॉइंट वैल्यूज आएगा. बिकॉज 1 सेंटीपॉइज इक्वल्स टू 100 आपका जो है सॉरी आपका 1 पॉइज इक्वल्स टू 100 सेंटीपॉइज. 10 आप अगर इसको चेंज करोगे तो आपका 0.001 आपका हो जाएगा बेसिकली. सॉरी 0.01 आपका 100 में डिवाइडेड बाई मीन्स 1/100 हो जाएगा आपका, अगर आप इसको पॉइज में दिखाओ. दैट इज़ वाटर जैसे सिंपली आपका 1 सेंटीपॉइज है, अगर इसी को आप पॉइज में बताओ तो 1/100 आपका जो है पॉइज हो जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा. तो सिंपली अगर इसे सेंटीपॉइज में दिखाओ तो 1 सेंटीपॉइज में इसका वैल्यू आ जा रहा है. 10 क्योंकि वाटर सेंटीपॉइज में बेटर वैल्यू दे रहा है, 10 आपके लिक्विड्स का जो विस्कोसिटी होता है जनरली सेंटीपॉइज में ही जो है रिप्रेजेंट किया जाता है. इसके बारे में मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया है. ये वाटर के रीज़न से ही बेसिकली आपका सेंटीपॉइज टर्म, सेंटीपॉइज यूनिट ज़्यादा यूज़ किया जाता है. सो एनीवेज सो पॉइज में अगर बात करें तो कैस्टर ऑयल का तब आपका क्या होगा, कैस्टर ऑयल का आपका तब 10 पॉइज हो जाएगा, बिकॉज 1000 सेंटीपॉइज है, 10 ये पॉइज के टर्म में 10 पॉइज होगा. खैर नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द वेरियस रियोलॉजी ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स. सो बेसिकली जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स होते हैं वेरियस जो कि न्यूटन्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, दे आर वेरियस कर्व के अकॉर्डिंग. वेरियस आपके अलग अलग तरह के फ्लूइड्स में अलग अलग तरह का जो रियोलॉजिकल कर्व्स वो दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. दैट इज़ प्लास्टिक, स्यूडोप्लास्टिक एंड डायलेंट फ्लूइड्स. तीनों में क्या क्या है इसको चलिए डिटेल्स में जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द प्लास्टिक फ्लूइड. प्लास्टिक फ्लूइड में आप कर्व देख सकते हो कि स्टार्टिंग में आपका ज़ीरो जो ओरिजिन है वहाँ से वो स्टार्ट नहीं करता है, उसका फ्लो जो है सफिशिएंट शियर स्ट्रेस अप्लाई होने के बाद जाकर शुरू होता है. लाइक स्टार्टिंग 0 शियर स्ट्रेस से वो नहीं होता है, लाइक आप फोर्स दोगे एंड मोशन शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं है. पर्टिकुलर सफिशिएंट अमाउंट शियर स्ट्रेस देने के बाद जाकर उसमें जो है आपका फ्लूइडिटी स्टार्ट होता है. एंड स्टार्टिंग जो फ्लूइडिटी होता है वो नॉन लीनियर नेचर का होता है. दैट इज़ आपका जो है अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस आपका रेट ऑफ शियर जो है वो नहीं होगा, थोड़ा देर के बाद जाकर जो है देन लीनियर वैल्यू स्टार्ट होता है. आप देख सकते हो
बेसिकली लाइक यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको नॉन लीनियरिटी जो है बेसिकली नज़र आ सकता है, विच रिप्रेजेंट दैट कि आपका लिक्विड जो है दैट इज़ आपका इस पोर्शन में जो है सो आपका बेसिकली क्या है, दैट इज़ नॉन लीनियर है। सो एनीवेज जो कि मैंने बताया दैट इज़ ये पहले तो ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं होता है, एंड देन जब स्टार्ट भी होता है तो कुछ पार्ट उसका नॉन लीनियर रहता है, आफ्टर दैट वो लीनियराइज होता है। जनरली इसका रीज़न क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बता दूं कि इसमें जनरली आपका जो है सब्सटेंस जो है वो स्टार्टिंग में क्या होता है दैट इसमें आपका इलास्टिक बॉडी की तरह ये बिहेव करता है, लाइक इलास्टिक बॉडी। एक रबर को अगर आप खींचो, हल्का सा खींचोगे तो बिल्कुल वो उसमें कोई मोशन नहीं आएगा, बट जब आप सफिशिएंट अमाउंट जितना एक्चुअली स्ट्रेच देना चाहिए उतना स्ट्रेच जब आप दोगे तब जाकर ही उसमें मोशन आएगा। यही चीज़ प्लास्टिक फ्लूइड्स के साथ भी होता है। प्लास्टिक फ्लूइड्स में इलास्टिक सिस्टम की तरह जब तक आप सफिशिएंट अमाउंट में शियर स्ट्रेस दैट इज़ जो फोर्स है वो नहीं लगाओगे तो उसमें किसी भी तरह का मोशन नहीं आएगा। जब सफिशिएंट आप स्ट्रेस देते हो जिसमें कि वो आपका जो है मोशन क्रिएट करना शुरू करता है तो फर्स्ट में वो बिल्कुल एक सडन स्लिप उसमें फील होता है, दैट इज़ वो तुरंत स्लिप करता है। दस उस पार्ट में वो शियर स्ट्रेस जो है एंड रेट ऑफ शियर को मतलब एक जैसा पैटर्न में फॉलो नहीं करता है, दैट इज़ पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस के अकॉर्डिंग ही उसका स्पीड बढ़े ऐसा नहीं होता है। दस थोड़ा सा पार्ट जो है वो नॉन लीनियर रहता है। आफ्टर दैट वो एक न्यूटोनियन फ्लूइड्स के जैसा ही जैसा जैसा आप फोर्स दोगे वैसा वैसा वो स्पीड में रन करेगा, फ्लो करेगा। तो आफ्टर पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो अपना लीनियर पैटर्न पकड़ लेता है, दैट इज़ पर्टिकुलर सफिशिएंट शियर स्ट्रेस के बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह बिहेव करने लगता है, दैट इज़ लीनियरिटी आ जाता है। एंड जो पर्टिकुलर टाइम लगता है या जो पर्टिकुलर आपको स्ट्रेस देना पड़ता है, फोर्स देना पड़ता है उसको लीनियर बनाने के लिए, दैट इज़ न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह फ्लो कराने के लिए जितना सफिशिएंट आपको स्ट्रेस देना होता है दैट सफिशिएंट वैल्यू इज़ नोन एज, उतना शियर स्ट्रेस को येल्ड वैल्यू कहते हैं। सो आप देख सकते हो येल्ड वैल्यू दैट इज़ आपका यहाँ पे गिवन है येल्ड वैल्यू। येल्ड वैल्यू जो है आपका अगर देखो ये आपका पर्टिकुलर पॉइंट, बिकॉज आपका जो है दैट इज़ आप देखो अगर ध्यान दो तो बेसिकली आपका क्या है दैट आपका यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर आप देखो ये पॉइंट जो है ये पॉइंट आपका येल्ड वैल्यू को शो करता है। वाई? बिकॉज ये जो लीनियर लाइन है इसको अगर आप स्ट्रेट खींच कर लाओ तो यहाँ पर जाकर वो टच होता है, आपका एक्स एक्सिस को वहाँ पे जाकर टच करता है। इट मीन्स आपका वो पर्टिकुलर पॉइंट में जाकर जो है आपको येल्ड वैल्यू जो है सो आपका मिल रहा है, दैट इज़ उससे पहले जो है वो लीनियर नहीं हो रहा है। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट जिसके बाद वो जो है आपका लीनियराइज होता है, जितना सफिशिएंट स्ट्रेस देने पर वो लीनियराइज होता है उसको येल्ड वैल्यू कहते हैं, जिसको कि एक प्लास्टिक फ्लूइड में न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह बिहेव लाने के लिए जो वैल्यूज़ आपका लगता है। सो एनीवेज सो आपका बेसिकली क्या होता है इस चीज़ को जो आपका एक्स एक्सिस में जहाँ पर आपका येल्ड वैल्यू आ रहा है उसको बिगम येल्ड वैल्यू भी कहते हैं, एंड उसको आप डिनोट करते हो आइदर कैपिटल एफ विथ बी, एफ बी, और आपका जो है स्मॉल एफ से आप रिप्रेजेंट करते हो। सो बेसिकली रियोग्राम, इसका रियोग्राम भी मैं आप लोगों को अभी जस्ट जो दिखाई हूँ, यहाँ पे जो आपका रियोग्राम बनता है, यहाँ जो स्लोप है इसका जो स्लोप है इसके स्लोप को आपका मोबिलिटी कहते हैं। यू मीन्स मोबिलिटी, मोबिलिटी मीन्स मूवमेंट, बिकॉज आपका जैसे कि नॉर्मल न्यूटोनियन फ्लूइड्स में क्या होता है जो स्लोप आता है उसको आप फ्लूइडिटी कह रहे थे, दैट इज़ आपका वो स्लोप रिप्रेजेंट करता है कि कितना स्मूथली आपका लिक्विड फ्लो करता है। यहाँ पे इसके स्लोप को मोबिलिटी कहा जाता है, मीन्स कितना पर्टिकुलर स्ट्रेस देने के बाद जाकर लिक्विड मोशन में आ रहा है, बिकॉज जनरली ये लिक्विड मोशन में नहीं आता है थोड़ा बहुत फोर्स लगाने से। आप जैसा कि देखे हो आपका ज़ीरो से यहाँ मोशन नहीं आ रहा है, पर्टिकुलर स्ट्रेस देने के बाद जाकर मोशन स्टार्ट हो रहा है। दस आपका जो है इसे मोबिलिटी कहा जाता है, दैट इज़ उतना पर्टिकुलर सफिशिएंट आप स्ट्रेस लगा रहे हो तब जाकर उसमें मोशन क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज नहीं होता।
इसको जनरली जो आपका मोबिलिटी है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? मोबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए आपका होता है एफ, कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ बाई जी। एफ क्या है? कैपिटल एफ आपका शियर स्ट्रेस माइनस येल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई जी, दैट इज रेट ऑफ शियर। सो आपका पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस माइनस आप जब येल्ड वैल्यू का स्ट्रेस, यहाँ पर एफ क्या है? येल्ड वैल्यू। येल्ड वैल्यू आपका पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस जो आप प्लास्टिक फ्लो में अप्लाई कर रहे हो जिससे कि उसमें मोशन आ रहा है। एफ आपका टोटल जो भी आपका आप शियर दैट इज पर्टिकुलर सफिशिएंट जो भी आप शियर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो। सो सर्टेन शियर स्ट्रेस माइनस येल्ड वैल्यू का शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई जिससे आपको मोबिलिटी पता चलेगा। दैट इज आप सफिशिएंट जो भी आप अपने अकॉर्डिंग येल्ड वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए कैपिटल एफ का वैल्यू, दैट इज शियर स्ट्रेस। मतलब आप जो है सफिशिएंट शियर स्ट्रेस अगर देते हो, देने पर उसमें कितना मोशन आएगा, मतलब वो मोशन कितना करेगा। तो अगर आपका जो है कैपिटल एफ दैट इज शियर स्ट्रेस का वैल्यू येल्ड वैल्यू से कम रहा तो आपका वैल्यू, आपका मोबिलिटी नेगेटिव में आएगा। इट मीन्स वो मोशन नहीं कर रहा है। अगर आपका शियर स्ट्रेस दैट इज कैपिटल एफ स्मॉल एफ से ज़्यादा रहा, दैट इज येल्ड वैल्यू का स्ट्रेस जो है स्ट्रेस शियर स्ट्रेस, उससे अगर आपका एफ कैपिटल एफ दैट इज आपका येल्ड वैल्यू का जो येल्ड वैल्यू स्मॉल एफ का जो शियर स्ट्रेस है उससे अगर कैपिटल एफ दैट इज आप सफिशिएंट जो भी आप जो भी स्ट्रेस कंडीशन लेकर दैट इज शियर स्ट्रेस लेकर आप देखना चाहते हो मोशन, तो उसका वैल्यू अगर स्मॉल एफ से ज़्यादा रहा शियर स्ट्रेस, तब आपका वैल्यू क्या पॉजिटिव में आएगा। आप एक बड़े नंबर से एक स्मॉल नंबर को अगर माइनस करते हो तो ऑब्वियसली आपका पॉजिटिव में वैल्यू आएगा। अगर आपका वैल्यू पॉजिटिव में आता है इट मीन्स आपका मोशन हो रहा है। सो ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका मोशन होगा या नहीं होगा। किसी प्लास्टिक फ्लूइडिटी शो करने वाले फ्लूइड्स में आपका मोशन होगा कि नहीं और कितना मोशन जो है वो होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर दोनों ही शियर स्ट्रेस का ही वैल्यू कैपिटल एफ भी स्मॉल एफ भी, बट डिफरेंस क्या है? स्मॉल एफ आपका येल्ड वैल्यू को शो करता है दैट इज सफिशिएंट मिनिमम स्ट्रेस जो कि रिक्वायर है मूवमेंट कराने के लिए, एंड एफ आप जिस पर्टिकुलर एफ दैट इज कैपिटल एफ आप जिस पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस में अपना मोशन देखना चाहते हो कि कितना मोशन होगा। सो होप दैट ये आपका क्लियर हो रहा हो। दैट इज आप जो है टोटल येल्ड वैल्यू, जो येल्ड वैल्यू आप दे रहे हो टोटल येल्ड वैल्यू से आप अपना टोटल शियर स्ट्रेस, माय मिस्टेक, येल्ड वैल्यू नहीं, टोटल शियर स्ट्रेस जो भी आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करने वाले हो टोटल शियर स्ट्रेस से आपका, क्योंकि तुरंत तो वो मोशन में नहीं आता है, पर्टिकुलर सफिशिएंट शियर स्ट्रेस के बाद ही मोशन में आता है। 10 टोटल शियर स्ट्रेस से, जो कि आप टोटल शियर स्ट्रेस जितना भी दे रहे हो जितना फोर्स, उससे आपका प्लास्टिक में मोशन लाने के लिए जो स्ट्रेस लग रहा है दैट इज येल्ड वैल्यू एफ, उसको माइनस कर देने से आपको एक वैल्यू पता चल जाता है इतना ही मोशन होगा। डिवाइड करते हो आप रेट ऑफ शियर से जिससे आपको मोबिलिटी पता चलता है प्लास्टिक फ्लूइडिटी कैरेक्टरिस्टिक वाले फ्लूइड्स में। सो एनीवेज कॉजेज़ की अगर बात करें कि कैसे प्लास्टिक फ्लो आपका बेसिकली होता है, प्लास्टिक फ्लो आपको देखने को मिलता है वैसे सिस्टम में, वैसे लिक्विड सिस्टम में जहाँ पे फ्लॉक्स मौजूद हो, चाहे वो आपका लिक्विड हो या सेमी सॉलिड हो, सेमी सॉलिड सब्सटेंस हो। अगर पार्टिकल्स में फ्लॉक्स है तभी आपको देखने को मिलेगा प्लास्टिक फ्लूइडिटी। बेसिकली होता क्या है, दैट इज जब आपका सर्टेन ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेल, इमल्शन, सस्पेंशन कुछ भी हो, अगर वहाँ पे फ्लॉकुलेशन है तो आपका क्या होता है, जनरली पार्टिकल्स में फ्लॉक्स है, आप जैसे कि इमेज में भी देख सकते हो, पार्टिकल्स जो है वो फ्लॉक्स बन के, मतलब एक दूसरे के साथ फ्लॉक्स जो है, आप सस्पेंशन वगैरह पढ़े हो, मैंने ऑलरेडी इस सब पे पोस्ट किया तो आपको पता होगा फ्लॉक्स क्या होता है। फ्लॉकलेट्स जनरली क्या होते हैं, ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर आपस में गैदर करके, जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हो, कुछ कुछ पार्टिकल्स आपस में गैदरिंग किए हुए हैं। क्या है कि पार्टिकल्स क्योंकि गैदर्ड है, एक साथ जुड़ा हुआ है, तो उसमें जब तक आप जो है पार्टिकल्स का जो बॉन्डिंग है उसको अगर तोड़कर उसको इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं बनाओगे तब तक उसमें मोशन नहीं आएगा। दस यहाँ पर नेसेसरी ये है कि जो आपका शियर स्ट्रेस जिसके बाद येल्ड वैल्यू आ रहा है वो पर्टिकुलर येल्ड वैल्यू ये शो करता है, ये प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि उतना आपको फोर्स देना पड़ रहा है फ्लॉक्स को ब्रेक करने के लिए। जैसे ही आपका फ्लॉक्स ब्रेक होता है, जो कि आप देख सकते हो, जब फ्लॉक्स आपका जो है वो रेस्ट कंडीशन में, दैट इज जब आप शियर स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर रहे हो, पार्टिकल्स अपना फ्लॉकुलेट्स बना हुआ है, देन जैसे ही आप पर्टिकुलर येल्ड वैल्यू देते हो, दैट इज सफिशिएंट शियर स्ट्रेस जब आप देते हो, तो सबसे पहले पार्टिकल्स का फ्लॉक्स ब्रेक होता है उस येल्ड वैल्यू से, एंड जैसे ही पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं आफ्टर दैट जब आप नॉर्मली उसमें
और ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ाते हो तो वो ना आराम से अपना जो है मूव करता है, फ्लो करता है, लाइक नॉर्मल न्यूटोनियन फ्लूइड्स के जैसा वो नॉर्मल फ्लो करना स्टार्ट करता है। दस येल वैल्यू आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितना स्ट्रेस आपको अप्लाई करना है पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच में फ्लॉक्स को ब्रेक करने के लिए। सो यहाँ पर आपका क्या है, दैट इज प्लास्टिक फ्लो, जो आपको याद रखना है, रिमाइंड करके रखना है, जो आपका आगे भी कंसेप्ट्स को क्लियर रखेगा। दैट इज प्लास्टिक फ्लो सिंपली फ्लॉकुलेटेड सिस्टम में आपको देखने को मिलता है जहाँ पार्टिकल्स जुड़े हुए रहते हैं, जहाँ पर सबसे पहले येल्ड वैल्यू वो सफिशिएंट स्ट्रेस है जो आपको पार्टिकल्स को ब्रेक करने के लिए चाहिए। आफ्टर दैट जब पार्टिकल ब्रेक हो जाए वो इजीली अपना मोशन में आ जाता है। पार्टिकल्स ब्रेक करने के बाद जब आप और फर्दर स्ट्रेस दो तो वो आराम से नॉर्मली फ्लो करेगा। नाउ नेक्स्ट आपका टॉकिंग अबाउट सो यही चीज़ आपका जो यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है। तो येल्ड वैल्यू जब आपका आएगा देन शियर स्ट्रेस देने से, क्योंकि आपका मोबिलिटी होता है, मोशन होता है, दस आपका कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ करने से आपको जो है पता चलता है दैट उतना सफिशिएंट शियर स्ट्रेस से आपका जो है मोशन वहाँ पर होता है, वहाँ से आपका जो है रेट ऑफ शियर आपका स्टार्ट होता है। सो इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है आपका मोबिलिटी, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया। सो मोर द डिग्री ऑफ फ्लॉकुलेशन मोर इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड। जितना ज़्यादा वहाँ फ्लॉकुलेशन होगा उतना ज़्यादा आपको जो है फोर्स देना होगा फ्लॉक्स को ब्रेक करने के लिए। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन मूविंग पार्टिकल्स ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू येल्ड वैल्यू। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में मैं बता दूँ, दैट इज़ जनरली एक आपका रेस्ट्रिक्टिंग फोर्स भी होता है, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पार्टिकल्स के लेयर के बारे में बताया था इससे पहले पार्ट में, दैट इज़ पार्टिकल्स ए बी सी। जनरली इमेजिन किया जाता है कि पार्टिकल्स जो है लिक्विड्स में पार्टिकल्स जो वो लेयर बाय लेयर, जैसे कार्ड के पत्ते होते हैं स्टैक्स ऑफ कार्ड की तरह, वो लेयर बाय लेयर रहता है। तो जो नीचे वाला लेयर रहता है वो क्योंकि रेस्ट में रहता है, वो भी कोशिश करता है कि अपने ऊपर वाले पार्टिकल को जो है रोके। दैट इज़ जब फ्रिक्शन होता है तो कुछ फोर्स जो है वो अपने आप चला जाता है, मतलब ऊपर वाला मोशन में, नीचे वाला रेस्ट में। तो मोशन और रेस्ट बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, उसमें भी कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। दस दैट इज़ वाई सबसे ऊपर वाला जो लेयर है वो अच्छे से फ्लो करेगा, उसका नीचे वाला थोड़ा स्लो फ्लो करता है, उससे नीचे वाला और थोड़ा लेस फ्लो करता है, बिकॉज जो रेस्ट वाला बॉडी है उसके ऊपर से जब वो फ्रिक्शन के साथ मूव करता है तो फ्रिक्शन की वजह से कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जा रहा है। तो खैर फ्रिक्शनल फोर्स भी आपका येल्ड वैल्यू को अप्रिशिएट करता है। दैट इज़ एक तो आपका है ही कि फ्लॉक्स ब्रेक करने में उसको फोर्स लग रहा है, प्लस एक लेयर के ऊपर जब दूसरा लेयर जा रहा है तो वो नीचे वाला लेयर जो है जो रेस्ट में है वो फ्रिक्शन अपना अप्लाई कर रहा है, जिससे भी आपका जो है थोड़ा और फोर्स लग रहा है। तो ये दोनों मिलाकर आपको जो येल्ड वैल्यू देता है, दैट इज सफिशिएंट स्ट्रेस जो आपको देना होगा जिससे कि आपका बॉडी मोशन में आए प्लास्टिक फ्लूइड्स में। सो द सफिशिएंट शियर स्ट्रेस जो आपको लगेगा उसको देखने के लिए आपका कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ, दैट इज आपका टोटल शियर स्ट्रेस जो भी आप देना चाहो माइनस आपका सफिशिएंट शियर स्ट्रेस जो लगेगा, दैट इज येल्ड वैल्यू जिसको कहते हैं स्मॉल एफ। उसको माइनस करने से आपको जो है पता चलेगा कि आपका रेट ऑफ शेयर कितना होगा। तो यहाँ पे नॉर्मली जो जैसे आपका नॉर्मल न्यूटन फ्लूइड में होता है, दैट इज एफ, शियर स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर। यहाँ पे ऐसा नहीं है, शियर स्ट्रेस माइनस येल्ड वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर, दैट इज कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ is proportional to rate of shear G. So anyways, next talking about the pseudoplastic fluids. Pseudoplastic fluids में आपका क्या होता है, ज़ीरो से ही, नियरली ज़ीरो से ही, ऑरिजिन से ही आपका जो है स्टार्ट हो जाता है मोशन, बट यहाँ पे लीनियरिटी नहीं रहता है, बिकॉज यहाँ पे आपका न्यूटन फ्लूइड में क्या होता है, विस्कोसिटी कांस्टेंट रहता है, चेंज क्या होता है, रेट ऑफ शियर अकॉर्डिंग टू शियर स्ट्रेस। बट यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका जो है विस्कोसिटी भी चेंज हो रहा है एंड आपका विस्कोसिटी के साथ साथ मोशन भी उसमें आ रहा है, दैट इज़ रेट ऑफ शियर भी चेंज हो रहा है जब आप पर्टिकुलर शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हो। दैट इज एफ इज एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू ईटा इंटू जी, जो आपका नॉर्मल न्यूटोनियन का है, एफ इज इक्वल्स टू ईटा इंटू जी, ऐसा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दोनों चेंज हो रहा है। कोई एक कांस्टेंट रहे, अगर कोई एक वैल्यू कांस्टेंट रहे तो आप दो वैल्यू को इंटरप्रेट कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या होता है, विस्कोसिटी भी चेंज हो रहा है एंड थोड़ा मोशन भी आता है, जो सफिशिएंट फोर्स आप लगाते हो, जो सफिशिएंट शियर स्ट्रेस आप लगाते हो, दस लीनियर आपको जो है पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। सो इसलिए आप जो है थोड़ा सा कर्व पैटर्न यहाँ पे देख सकते हो, नॉन लीनियर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, कर्व पैटर्न। सो जनरली क्या होता है प्लास्टिक फ्लूइड्स में, जैसे जैसे आप शियर स्ट्रेस लगाते हो प्रोग्रेसिवली वैसे वैसे रेट ऑफ शियर आपका इंक्रीज होता है, दैट इज मोशन आता है,
बट नॉन लीनियर पैटर्न में बिकॉज इसके साथ साथ आपका विस्कोसिटी भी घटते जाता है, जैसे जैसे आप फोर्स लगाते हो विस्कोसिटी भी घटता है, आपका विस्कोसिटी मतलब वो लेस विस्कस होते जाता है, साथ ही साथ उसमें जो है अपना रेट ऑफ शेयर भी आपको देखने को मिलता है। सो यही है, एंड जनरली आपका ये सिस्टम आपको कहाँ देखने को मिलेगा? सो इसका जो है दैट इज़ वाई इसका इक्वेशन एक अलग तरीके का होता है, दैट इज़ आपको क्योंकि नॉर्मल आप फोर्स लगाकर सिर्फ आप रेट ऑफ शेयर नहीं पा सकते, यहाँ पे थोड़ा सा और फोर्स लगाना होता है। नॉर्मल जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स में आपका F इज इक्वल्स टू ईटा इंटू जी है, वैसा यहाँ नहीं चलेगा, बिकॉज यहाँ पे जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है दैट इज नॉर्मली विस्कोसिटी कोएफिशिएंट भी चेंज हो रहा है एज वेल एज आपका रेट ऑफ शेयर भी चेंज हो रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पे F दैट इज़ फोर्स आपको जो है थोड़ा ज़्यादा लगेगा सफिशिएंट विस्कोसिटी एज वेल एज रेट ऑफ शेयर दोनों क्रिएट करने के लिए। दस F जो है वो आपका एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको लेना होता है, दैट इज़ F जो है F टू द पावर n, दैट इज़ वाई F टू द पावर n दैट इज़ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में फोर्स लग रहा है, जो रिप्रेजेंट करता है कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में नॉर्मल न्यूटोनियन फ्लूइड के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा अमाउंट में फोर्स लगता है टू ब्रिंग सफिशिएंट रेट ऑफ शेयर, बिकॉज उसके साथ साथ आपका विस्कोसिटी भी चेंज हो जा रहा है। सो खैर यहाँ पर आपका जो स्यूडोप्लास्टिक फ्लो है वहाँ पे अगर n अगर 1 हुआ, n जो है हमेशा 1 से ज़्यादा रहता है, बिकॉज n अगर 1 रहा तो ये न्यूटोनियन फ्लो के जैसा हो जाएगा, बिकॉज n 1 होने से क्या हो जाएगा F इज इक्वल्स टू ईटा इंटू जी हो जाएगा। F टू द पावर अगर 1 रहा तो वो आपका क्या हो जाएगा, F टू द पावर 1 मतलब F, तो कैपिटल F इज इक्वल्स टू ईटा इंटू जी होना मतलब वो आपका जो है नॉर्मल न्यूटोनियन के जैसा हो जाएगा। दस n का वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा 1 से ज़्यादा वैल्यू होगा n का वैल्यू जितना 1 या उससे ग्रेटर होगा उतना ही वो नॉन न्यूटोनियन या स्यूडोप्लास्टिक नेचर का होते जाता है। सो इसी को लॉग टर्म में जो है आपका रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे कि आपका जो है जो ग्राफ है वो एक लीनियर ग्राफ बन गया। अगर आप लॉग F एंड लॉग जी के बीच में ग्राफ बनाओ तो एक लीनियर वैल्यू मिले, इसके लिए इसी इक्वेशन को लॉग टर्म में कन्वर्ट किया गया है, दैट इज n log f इज इक्वल्स टू log ईटा प्लस log g। सो देन आपका जो है इसी को अगेन आप रीअरेंज करो तो log g दैट इज शेयर, आपका रेट ऑफ शेयर जो है उसको आप लेफ्ट साइड में रखो। सो log g इज इक्वल्स टू n log f माइनस log n। ये जो इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन के बाद आप जब log g एंड log f के बीच में ग्राफ क्रिएट करो तो एक लीनियर लाइन मिलता है, दस इसको लॉग टर्म में जस्ट कन्वर्ट किया गया, नथिंग एल्स। सो जनरली आपका जो है स्यूडोप्लास्टिक फ्लो पॉलीमरिक सिस्टम में देखने को मिलता है, जहाँ पे आप वेरियस लिक्विड्स में पॉलीमर एज अ सस्पेंडिंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट जो भी आपका हो, अगर आप यूज़ करते हो दैट इज़ स्टेबलाइज करने के लिए, जो बाईफेजिक लिक्विड सिस्टम होते हैं, सस्पेंशन, इमल्सन एक्सेट्रा, जनरली यही सब में आप जब पॉलीमर्स ऐड करते हो, तो कभी भी अगर पॉलीमर ऐड कर रहे हो आपके पर्टिकुलर सिस्टम में तो ही आपको इस तरह का जो है कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा, लाइक ट्रायकांत इन वाटर, सोडियम एल्जिनेट इन वाटर, मिथाइल सेलुलोज इन वाटर, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज इन वाटर। जनरली वाटर के साथ ही पॉलीमर्स का जो आपका सॉलिबिलिटी होता है या स्वेलेबिलिटी होता है, जहाँ पे पॉलीमर प्लस वाटर है वहाँ पर ही ये चीज़ देखने को ज़्यादातर आपको मिलता है। रीज़न क्या है? जनरली नॉर्मल कंडीशंस में ये जो पॉलीमर्स होता है, जनरली आपको पता है पॉलीमर्स का जनरली आपका लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होता है, लॉन्ग चेन के जैसा स्ट्रक्चर होता है। एंड रेस्ट कंडीशन में वो क्या करता है, नॉर्मल पॉलीमर्स क्योंकि वाटर में स्वेल करता है, तो जनरली क्या होता है, वाटर में स्वेल करना मतलब क्या होता है, इनके मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर ट्रैप हो जाता है। जैसे गम वगैरह को आप देखो तो वो क्या होता है, पानी में अगर रख दो तो पानी को शोक कर लेता है, मतलब मॉलिक्यूल्स के अंदर पानी ट्रैप हो जाता है। सो क्या होता है, रैंडमली वो अरेंज होता है, ऐसे रैंडमली अरेंज होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके अंदर ट्रैप हो जाए, एंड दस क्या होता है, ये अपना जो है खुद को कॉयल शेप कर लेता है या किसी भी तरह का रैंडम शेप कर लेता है जिससे पानी उसके अंदर आ जाए। ये होता है रेस्ट कंडीशन में, जो कि आप इमेज में देख सकते हो क्लियरली, आपको विजिबल मतलब क्लियरली ये ना समझ में आया, दैट इज़ वाटर जो अंदर अंदर आप ट्रैप देख सकते हो स्टार्टिंग इमेज में, बट आफ्टर शियर स्ट्रेस आप देख सकते हो वाटर अलग अलग हो चुका है, जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाटर जो वो ट्रैप्ड रहता है। लेकिन जब आप फोर्स अप्लाई करते हो इस तरह के पॉलीमरिक सिस्टम में, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, पॉलीमर्स अपना जो चेन स्ट्रक्चर जो कि इकट्ठा हो चुका था, आपका जो है रैंडमली अरेंज हो चुका था वाटर को ट्रैप करने के लिए, वो क्या होगा, अपना चेन को ओपन कर देगा, एंड चेन जो है अगेन ओपन होकर के स्ट्रेट लाइन जैसा, जैसे उसका लाइनिंग है
दैट इज़ वो लॉन्ग चेन में अपने आप को ओपन कर लेता है अगेन, एंड उससे क्या होता है जो वाटर अंदर ट्रैप था वो वाटर भी निकल कर आ जाता है। दस क्या होता है, जैसे जैसे आप फोर्स लगाते हो तो इसका विस्कोसिटी जो है वो घट जाता है, बिकॉज वाटर बाहर निकल कर आ जाता है, जो कि अंदर ट्रैप हो गया था, स्वेल हो चुका था, वो आपका बाहर निकल आता है। एज वेल एज पॉलीमर जो है वो भी जो कॉयल जैसा हो गया था वो भी स्ट्रेट अलाइन हो गया है एंड फ्लो कर रहा है वाटर के साथ। दस क्या होता है, यहाँ पर आपका फ्लूइडिटी आपको देखने को मिलता है, दैट इज़ आराम से उसका रेट ऑफ शेयर भी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज़ मोशन भी देखने को मिलेगा, एज वेल एज विस्कोसिटी भी घटा हुआ आपको नजर आएगा जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं। नाउ द लास्ट वन विल बी द डायलेंट फ्लूइड, बट बिफोर दैट today's IQ fact. So today's IQ fact is about body part which has no blood supply. Do you know? Cornea is the one and only body part which has no blood supply. It gets oxygen directly from the atmosphere. जी हाँ, हमारे आंखों में जो कॉर्निया है वो आपका वहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, एंड आपको पता है दैट ब्लड जो हेमोग्लोबिन रहता है आरबीसी में वो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो अगर आपके बॉडी सारे के सारे बॉडी पार्ट में ऑक्सीजन तो ब्लड से ही जा रहा है आ रहा है, बट कॉर्निया में क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं है तो वहाँ तो ऑक्सीजन नहीं जा पाता, तो उससे ऑक्सीजन कैसे मिलता है, उससे एनर्जी कैसे मिलता है अपना फंक्शनिंग के लिए, तो वह डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन ले लेता है। सो विदाउट ब्लड सप्लाई भी वो अपना फंक्शनिंग कर पाता है। सो एनीवेज विद दिस लास्ट टॉपिक आपका डायलेंट फ्लो। सो डायलेंट फ्लो जो है वो आपका बिल्कुल अपोजिट है प्लास्टिक या स्यूडो प्लास्टिक या नॉर्मल न्यूटोनियन फ्लूइड्स से, बिल्कुल ही अपोजिट है। यहाँ पे आपका फोर्स जैसा जैसे लगाओगे वैसे वैसे वो और ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है, मीन्स बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे आपका जो भी वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा जैसे आप शियर स्ट्रेस अप्लाई करते हो। तो इस तरह के सिस्टम्स को डायलेंट कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ शियर, आप जो कर्व देख रहे हो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आपका कर्व टर्न है, आपको दिख सकता है। डायलेंट मटेरियल्स को शियर थिकनिंग सिस्टम भी कहते हैं, जैसे आपका जस्ट ऑपोजिट टू स्यूडो प्लास्टिक ही होता है। द स्यूडो प्लास्टिक को शियर थिनिंग कहते हैं, बिकॉज शियर अप्लाई करने से वो थिन होता जाता है, पतला होता जाता है। यहाँ पे क्या है, शियर अप्लाई करने से वो थिक होते जाता है, दस इसको शियर थिकनिंग सिस्टम भी कहते हैं डायलेंट सिस्टम्स को। एंड जब यहाँ पर क्या होता है, जब आप शियर स्ट्रेस ना दो, दैट इज़ फोर्स ना दो, वो आराम से आपका फ्लो करेगा, लेकिन आप इसमें स्ट्रेस दोगे तो ये फ्लो नहीं करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको जनरली, अच्छा जो पॉइंट टू बी नोटेड है, आपका प्लास्टिक कहाँ देखने को मिलता है, फ्लॉकुलेटेड सिस्टम में। स्यूडो प्लास्टिक कहाँ देखने को मिलता है, पॉलीमरिक सिस्टम में। एज वेल एज डायलेंट कहाँ देखने को मिलता है, जो आपके वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वहाँ आपको देखने को मिलता है। एज वेल एज जहाँ आपका सस्पेंशन काफ़ी ज़्यादा कंसनट्रेटेड अमाउंट में हो, 50% से भी ज़्यादा सॉलिड्स अगर हो कहीं पर सस्पेंशन सिस्टम में, वहाँ देखने को मिलेगा। जहाँ पर आपका वाटर कम है एंड सॉलिड ज़्यादा है, जहाँ की जनरली आपका स्टार्च इन वाटर, जैसे कॉर्न स्टार्च आप देख लो, अरहर वगैरह को पानी में देख लो, वो सब में आपको जनरली ये चीज़ देखने को मिलेगा, दैट इज़ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल आपका वाटर में है, एंड वहाँ वाटर कम एंड सॉलिड अमाउंट ज़्यादा है, वहाँ आपको देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट वेरियस पिगमेंट्स लाइक क्योलिन इन वाटर, क्योलिन के केस में 12% क्योलिन में भी आपको देखने को मिल रहा है, जिंक के केस में 30% जिंक अगर वाटर में तो भी आपको देखने को मिलता है। जनरली ये सबका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, कभी आप बालू में देखो, जो रेत आपके समुद्र के किनारे होता है, जहाँ पर कि आपके बालू के बीच में थोड़ा बहुत पानी ट्रैप रहता है, समुद्र का पानी, वहाँ पर अगर आप पैर दो तो जनरली आप जब खड़े रहो आपके पैर धंसने लग सकते हैं, आपका पैर धंस सकता है बालू में। बट वही जब आप उसी बालू पर आप रन करते हो तो आपका पैर जो है वो धंसता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपका जो है इसी तरह का डायलेंट फ्लूइडिटी शो करता है। उसी तरह कभी आप देखो कॉर्नफ्लावर को जनरली अगर आप पानी में दे रहे हो, पानी कम कॉर्नफ्लावर ज़्यादा, तो क्या होगा जनरली, क्योंकि आपको पता है कॉर्नफ्लावर तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, वो अपना जब नॉर्मल कोल्ड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, वो ऐसे ही आपका रहता है इनसॉल्युबल होकर। तो आप जब उस कॉर्नफ्लावर में अपने एक फिंगर को डिप करो, आपका फिंगर जो है वो धंसता जाएगा, वो स्लिप होकर अंदर चला जाएगा। बट वही अगर आप कॉर्नफ्लावर को वाटर के साथ मिक्स करना चाहो तो आपको देखना आपको जो है एक फ्रिक्शन आपको फील होगा, दैट इज़ वो मिक्स नहीं होना चाहिए, आपको थोड़ा सा फोर्स लगेगा कि स्पून को उसके साथ वाटर एंड कॉर्नफ्लावर को आपस में मिक्स करना, थोड़ा फोर्स लग रहा है। सो ये शो करता है दैट इस तरह के सिस्टम्स जो है आपका फोर्स लगाने से गाढ़ा होने लगता है, फोर्स ना लगाओ तो ये आराम से फ्लो कर रहा है।
दैट इज जनरली यहाँ पे क्या होता है, फ्लो नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड ज़्यादा है, सॉलिड फ्लो नहीं करता है। बस आपका होता क्या है, दैट इज क्योंकि यहाँ सॉलिड बहुत ज़्यादा है, वाटर कम है। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम होना चाहिए, प्लास्टिक सिस्टम के जैसा, प्लास्टिक फ्लूइड्स के जैसा फ्लॉकुलेशन नहीं, डीफ्लॉकुलेशन होना चाहिए, एज वेल एज आपका सस्पेंशन कंसिडरेट होना चाहिए। तो बेसिकली होता क्या है, जनरली क्योंकि सॉलिड ज़्यादा, लिक्विड कम है, तो लिक्विड सॉलिड के बीच में थोड़ा थोड़ा है, जिसकी वजह से सॉलिड बिल्कुल तो इकट्ठा होकर एक सॉलिड, हार्ड सॉलिड का मास नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पानी रहता है, जिससे क्या होता है, जब आप कोई चीज़ ऊपर से डालते हो, जब वो मोशन में नहीं है, रेस्ट कंडीशन में, तब आप ऊपर से कोई भी सॉलिड को अगर उस पर रख दो, तो क्या होता है, वो जो सॉलिड के पार्टिकल्स है, क्योंकि सारे के सारे पार्टिकल्स अलग अलग है, तो वो साइड साइड घसकने लगते हैं। ऊपर से जब कोई भी चीज़ को आप रखते हो उस पर, तो वो साइड साइड स्लाइड करने लगता है, घसकने लगता है। थोड़ा बहुत जो उसके बीच में पानी है, उस पानी पर वो छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है वो अपना फ्लो करता है, घसकता है। घसकने से क्या होता है, स्पेस क्रिएट होता है उनके बीच में, एंड दस ऊपर से जो भी चीज़ डालते हो धीरे 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 वो अंदर चला जाता है। वही अगर जब आप उसमें रश लाते हो, दैट इज शियर स्ट्रेस लाते हो, तो सॉलिड के पीछे सॉलिड ऐसे करके सॉलिड्स जो है वो भागने लगता है, आप सॉलिड को भगा रहे हो। तो क्या होता है, क्योंकि वहाँ सॉलिड ही ज़्यादा, लिक्विड तो है नहीं, तो लिक्विड बाहर आकर अपना फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर पाता। उल्टे क्या होता है कि लिक्विड जो नॉर्मली वहाँ पे आपका धंसते हुए कोई चीज़ आपका अंदर जा रहा था, वो जो नॉर्मल फ्लो भी नज़र आ रहा था, वो भी नहीं नज़र आता है। सो एनीवेज यही आपका जो है कॉजेज़ है। सो आपका जनरली जो कि मैंने बताया, जो कि डीफ्लॉकुलेटेड सिस्टम में आपका क्या होता है, क्योंकि मिनिमम मास है, तो आपका थोड़ा बहुत जो है वो वॉइड्स को ब्लॉक करके रखता है। वही वॉइड्स को आप जो है अगर आप अनडिस्टर्ब कंडीशन में रखोगे, तो आपका स्लाइड करते हुए कोई भी सब्सटेंस अंदर चला जाता है। वही अगर आप इसमें मोशन लाओ, तो क्या होता है, वो रिजिड पेस्ट बन जाता है, मतलब गाढ़ा पेस्ट बनने लगता है। एंड दस जो है, जैसे कि आप कॉर्नफ्लावर को नॉर्मली वो आपका डाइल्यूटेड है, नॉर्मली फ्लो कर रहा है, लेकिन आप उसको मिक्स कर दो बहुत ज़्यादा, तो वो गाढ़ा पेस्ट जैसा हो जाता है, ज़्यादा विस्कस हो जाता है, एंड वहाँ पे वो उस तरह से फ्लो नहीं करेगा जो नॉर्मली आपका फ्लो करता है, दैट इज़ धीरे 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 और गाढ़ा होता जाएगा। सो जनरली इस तरह का डायलेंसी जो है वो ट्रबलसम हो सकता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। किसी भी सिस्टम में अगर डायलेंसी है तो आपका जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। मटेरियल्स को जनरली प्रोसेसिंग अगर कर रहे हो, मिक्सिंग कर रहे हो, जैसे कि अगर इस तरह का सब्सटेंस को आप कोई सोल्यूशन फॉर्म कर रहे हो तब मिक्सिंग कर रहे हो, या उसका ग्रैन्यूल्स बनाना है किसी तरह का, इस तरह का सॉल्यूशन को लेकर के बाइंडिंग सॉल्यूशन आप जैसे यूज़ कर रहे हो, एंड किसी ड्रग को उसमें मिक्स कर रहे हो, उसमें अगर डायलेंसी है तो मिक्सअप के समय हो सकता है आपका मशीन ख़राब हो, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया इस तरह के सिस्टम्स में क्या होता है, गाढ़ा होने लगता है वो जनरली, जितना और मिक्स करोगे उतना और ज़्यादा विस्कस होने लगता है। तो मोशन आप जब मिक्सअप करते हो तो मोशन लाते हो, तो वो क्या हो रहा है, नॉर्मली थिन से वो थिक होता जा रहा है। तो इस तरह का मोशन, मतलब इस तरह का नेचर होना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इन दैट कंडीशन आपको सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस लाना चाहिए। उस तरह के डायलेंट फ्लूइडिटी जहाँ आपको दिखता है उसको आपको डीफ्लॉकुलेटेड से फ्लॉकुलेटेड में कन्वर्ट करना चाहिए, वेरियस फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स वगैरह ऐड करके, जिससे कि ये तरह का प्रॉब्लम्स जो है, इस तरह का प्रॉब्लम्स ना हो। इमेज में आप देख सकते हो, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो आपका पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा उसके बीच में पानी है, फोर्स लगाओगे तो पानी एंड पार्टिकल्स जो है रश में आ जाता है, जिससे आपका जो नॉर्मली वो स्लाइड करता है वो स्लाइडिंग आपका नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे मोशन जो होता है स्लाइडिंग की वजह से होता है। सो एनीवेज विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट विल बी ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। For more videos and go and check my channel. Hope that you have found my video useful. If yes, then press the bell icon to get the notifications. So thanks for watching and bye bye.